कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम प्राचीन मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अब हम यहां पर सैयद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने हमारी शेष वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आप सैयद वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाला चौथा वंश था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है वो 1414 से 1451 तक किया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की और इस वंश में मुस्लिमों की तुर्क जाति के आखिरी राजवंश था। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर गुलाम वंश, जो मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश का शासन रहा, फिर खिलजी वंश का रहा, फिर तुगलक वंश का रहा, फिर आपके यहाँ पर सैयद वंश का, यानी चौथा वंश जो शासक है, चौथा वंश है जो दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सैयद वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सैयद खिजर खां के बारे में जानेंगे, मोहम्मद मुबारक शाही के बारे में जानेंगे, मोहम्मद शाही के बारे में जानेंगे और आलम शाही के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सैयद खिजर खान ने जो शासन किया है दिल्ली पर, वो 1414 से 21 तक किया। ठीक है, और यदि देखिए मुबारक शाह की बारे में बात करें तो 1421 से 1434 तक किया है। और जबकि मुबारक शाह ने देखें मोहम्मद शाह के बारे में बात करें तो 1434 से 1445 तक, और आलम शाह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1445 से 1476 तक। ठीक है, तो ये कुछ शासनकाल था। जबकि सैयद वंश का प्रमुख रूप से शासन 1414 से 51 तक रहा। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे। तो सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि खिजर खां किस वंश के शासक थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सैयद वंश के, यानी किस वंश के थे? ठीक है, तो आपको याद रखना है सैयद वंश के थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी पॉइंट को सही तरीके से क्लियर करते हैं कि खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और खिजर खान ने 1414 से दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। और खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण की थी और खुश रखा। मतलब अपने आप को रैयत आला की उपाधि धारण करके ही खुश रहा। जबकि जब भारत को लूटकर तैमूर लंग वापस जा रहा था तो उसने खिजर खां को मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। और खिजर खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो खिजर खां था। और खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? यानी 1414 में की थी। ठीक है, और इसने उपाधि सुल्तान की धारण ना करके किसकी धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसकी जो दिल्ली पर शासन किया था उस दौरान उसे कौन से प्रांत अधीन थे? तो पंजाब, मुल्तान एवं सिंध प्रांत अधीन थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। और फरिश्ता के अनुसार देखा जाए तो फरिश्ता ने खिजर खां को एक न्याय प्रिय और उदार शासक माना। यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि किस शासक को न्याय प्रिय शासक और उदार माना गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खिजर खां। किस वंश का शासक था? सैयद वंश का शासक। किसके अनुसार ये कहा गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है फरिश्ता के अनुसार। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में। देख लेते हैं खिजर खां की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु यहाँ पर है कि 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और फरिश्ता के अनुसार एक पॉइंट देख लेते हैं कि खिजर खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। यानी खिजर खां की मृत्यु के बाद सभी जो वहाँ के युवा थे, वृद्ध, दास थे और स्वतंत्र सभी लोगों ने क्या किया था? काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर।
तो मुबारक शाह के बारे में बात करें तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह, यदि आपसे पूछा जाए कि खिज्र खां का पुत्र कौन था तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुबारक शाह। ठीक है, और मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ली और अपने पिता की विपरीत उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि सैयद वंश के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण करने से मना कर दिया था तो आपका राइट आंसर क्या होगा, खिज्र खां होगा, जबकि उसके पुत्र मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि मुबारक शाह के प्रमुख कार्य क्या रहे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रमुख कार्य है कि इसने यमुना नदी के किनारे 1434 में मुबारकबाद नगर की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि यमुना नगर के पास किस शासक ने मुबारकबाद की स्थापना की थी तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुबारक शाह ने की थी। कब की थी, 1434 में की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, यानी शाह की उपाधि धारण करने के बाद अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा है कि उसने अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसात्मक रचना पढ़वाया और इस प्रकार से विदेशी स्वामित्व का अंत कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुबारक शाह के समय पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस शासन काल के दौरान 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुबारक शाह के शासन काल में मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि उसने विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राज्याश्रय प्रदान किया और उसके ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासन काल के विषय की जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि मुबारक शाह के शासन की जानकारी किस में मिलती है, तारीख ए मुबारक शाह में मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं कि मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई थी तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मुबारक शाह के वजीर सरवर ए उल मुल्क ने यानी मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 को यानी 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह की हत्या कर दी। किसने कर दी थी तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वजीर सर उल मुल्क ने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी मृत्यु 19 फरवरी 1434 को हो गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट शासक के बारे में। जो तीसरा शासक है तो वो है मोहम्मद शाह के बारे में देख लेते हैं, जो सैयद वंश का ही शासक है। तीसरा शासक तो मुबारक शाह ले दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह यानी मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों में मिलकर यानी सरवर ए उल मुल्क ने ही मुबारक शाह की हत्या की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और उसी ने अन्य अमीरों में मिलकर 19 फरवरी 1934 को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी और मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। यानी मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। कौन था, मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन का संपूर्ण नियंत्रण वजीर सरवर उल मुल्क के पास था। यानी इसका जो पुत्र मुबारक शाह का जो पुत्र मोहम्मद शाह था, इसके पास शासन नाम मात्र का था, जबकि वजीर सरवर ए मुल्क प्रमुख रूप से और शासन संचालन कर रहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और शासन शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष और हाथियों पर अधिपत्य कर लिया। अधिपत्य का मतलब अधिकार कर लिया और मोहम्मद शाह को मारने के लिए वजीर सरवर ए मुल्क षड्यंत्र कर रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। मोहम्मद शाह को यानी उसके पिता की भी मृत्यु की और उसके पुत्र की भी मृत्यु कर रहा था। इसमें पहले ही मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार दिया। यानी तो ये आपको याद रखना है कि मुबारक शाह की मृत्यु करने से पहले उसने अपने सभी समर्थकों को मार दिया। किसके, वजीर सरवर मुल्क को मार दिया। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने कमाल मुल्क को नया वजीर बनाया। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो 1440 में
1440 में मोहम्मद खिलजी ने मोहम्मद शाह को आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों की संधि होगी और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। यानी बहलोल लोदी को किसकी पुत्र की संज्ञा दी? मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मृत्यु देख लेते हैं। तो बहलोल लोदी ने 1443 में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ विद्वानों में इसकी मृत्यु 1445 में बताई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, किसकी मृत्यु? मोहम्मद शाह की मृत्यु। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आलम शाह के बारे में देख लेते हैं। तो आलम शाह से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आलम शाह अलाउद्दीन शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक है, तो आलम शाह किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का पुत्र था। और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से इस विनिष्ट राज्य का शासक घोषित किया, जिसमें अब वह केवल दिल्ली शहर और अलग अलग के गांव बच गए थे। और आलम शाह बहुत कमज़ोर और अयोग्य शासक था, जिस कारण 1491 में दिल्ली की राज सिंहासन पर बहलोल लोदी को दिया गया, यानी बहलोल लोदी को दिया गया। और निंदनीय ढंग से 1447 में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। ठीक है, तो याद रखना है कि आलम शाह अपने अयोग्य शासक होने के कारण उसे शासन बहलोल लोदी को सौंप दिया गया और वो अपने प्रिय स्थान कहाँ? बदायूं चला गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने अपना पूरा शासनकाल बहलोल लोदी को सौंप दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आलम शाह को। ठीक है, तो आलम शाह ने सौंप दिया था। तो आलम शाह की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। तो आलम शाह की मृत्यु जो हुई वो 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सैयद वंश के 4 शासकों के बारे में डिस्कशन किया, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे, तो उनके बारे में डिस्कशन किया। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन NCERT पर बेस पर आधारित हैं। ठीक है, तो फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।